नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। लेकिन इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर, कीव में फंसे भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। भाई केंद्र सरकार ने भारतीयों को तुरंत कीव छोड़ने के लिए कहा। बड़ी खबर, किसी भी तरह की कीव से बाहर निकलने के निर्देश भारतीयों को दिए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से यूक्रेन और रशिया का युद्ध अब आक्रामक होता हुआ नजर आ रहा है, उसको देखते हुए भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। भारतीय दूतावास की तरफ से यह कहा गया है, ट्रेन या बस किसी भी माध्यम से कीव छोड़ें तो कीव छोड़कर बाहर निकले, क्योंकि वहां पर लगातार खतरा बना हुआ है। C-70 विमान से निकाले जाएंगे यूक्रेन में फंसे भारतीय। तो बड़ी खबर, भारत सरकार ऑपरेशन गंगा में लाएगी तेजी। तो वायुसेना के हवाई जहाजों से भारतीय लाए जाएंगे स्वदेश। तो बड़ी खबर, कीव में फंसे भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है केंद्र सरकार की तरफ से, और कहा गया है साफ शब्दों में कि किसी भी तरीके से कीव को छोड़ें, क्योंकि अब इस युद्ध पर विराम लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है। भारतीय दूतावास ने बिल्कुल साफ कहा है कि ट्रेन या बस किसी भी माध्यम से कीव को छोड़ें। तो बड़ी खबर, C-17 विमान से निकाले जाएंगे यूक्रेन में फंसे भारतीय और भारत सरकार ऑपरेशन गंगा में भी तेजी लाएगी। ये बड़ी खबर, कीव में फंसे भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है केंद्र सरकार की तरफ से। तो तस्वीरें भी आप साथ साथ में देख रहे हैं कि किस तरीके से अब यूक्रेन रिहायशी इलाके में, तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं खार्किव की तस्वीर है, और किस तरीके से यूक्रेन अब रिहायशी इलाकों में घुस चुका है। अब कीव की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है रशिया। तो बड़ी खबर, कीव में फंसे भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है भारतीय दूतावास की तरफ से, और अब लगातार ये युद्ध और भी भयानक स्थिति में नजर होता हुआ आ रहा है। इस पर विराम नहीं लग पा रहा है। भले ही कल पहले दौर की वार्ता हुई हो, लेकिन उसके बाद भी कोई हल नहीं निकला। तो अब दूसरे चरण की वार्ता होगी। आपको बता दें, पोलैंड और बेलारूस के बॉर्डर पर दूसरे दौर की बातचीत की जाएगी, लेकिन भारत सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है कि जितने भी लोग यूक्रेन की राजधानी कीव में हैं, वो जल्द से जल्द उस शहर को छोड़ के सुरक्षित जगह पर जाएं। भारत सरकार ने 4 मंत्रियों को भी इस मिशन में लगाया है, जिनमें वीके सिंह, हरदीप पुरी, किरण रिजिजू और ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। वो तमाम जो यूक्रेन के पड़ोसी देश है वहां पर जाएंगे और किसी ना किसी तरीके से वहां फंसे हुए जितने भी भारतीय उन्हें वापस लाने की कोशिश करेंगे। तो बड़ी खबर, आज छठा दिन है और बमबारी लगातार जारी है। तो रूस ने यूक्रेन पर और हमले तेज कर दिए हैं। आज भारत सरकार की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है। ये तस्वीरें हम आपको खार्किव की दिखा रहे हैं कि किस तरीके से रूस की सेना यूक्रेन के शहर खार्किव में घुस गई है और रिहायशी इलाकों को अब निशाना बनाया जा रहा है। तो भारतीय दूतावास की तरफ से भी कहा गया है कि जल्द से जल्द कीव को छोड़े भारतीय, किसी भी तरीके से कीव से बाहर निकलें, यह साफ किया गया है, क्योंकि स्थिति अब संभलती हुई नजर नहीं आ रही है। तो दूतावास ने साफ किया है कि ट्रेन या बस किसी भी माध्यम से भारतीय यहां से निकलें और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे। अभी भी 15 से 16 हजार भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए हैं और जो स्थितियां हैं वो लगातार बिगड़ती हुई नजर आ रही हैं। तो रूस यूक्रेन युद्ध पर अपडेट हम आपको दे रहे हैं। यूक्रेन में छठे दिन भी
बमबारी जारी है। रूस ने यूक्रेन पर हमले और तेज कर दिए हैं। यूक्रेन के खार्किव में रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं और रूसी हमले में 70 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। 2 रूसी फाइटर जेट मार गिराए हैं। ये यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस ने हमले तेज कर दिए हैं। तो यूएनजीए के आपात बैठक में रूस को फटकार भी लगाई गई है। बड़ी खबर, जंग हर हाल में तुरंत बंद होने चाहिए, एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है। यूक्रेन में 6ठे दिन भी बमबारी का दौर जारी है। तो रूस ने यूक्रेन पर हमले और तेज कर दिया। आज 6ठा दिन है। तो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर रमेश कुमार, एक्सपर्ट विदेश मामलों के हैं, वो जुड़ चुके हैं और दीपचंद, रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद जी रमेश जी, पहले मैं आपके पास आती हूं क्योंकि इस युद्ध पर विराम लगता हुआ नहीं नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, इस तरह से आज हम देख पा रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच आज युद्ध का 6वां दिन है जी, और 6ठे दिन में भी जो हमले हैं वो रूस के द्वारा और ज्यादा बढ़ते हुए वो दिख रहे हैं और नाटो देशों की सेनाएं भी सख्त मोड में आ गई है और नाटो देशों के द्वारा भी अब कहीं न कहीं अपनी तैयारी को ज्यादा करते हुए रूस के ऊपर हर तरह से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। चाहे वो यूएनओ के प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने ये कहा है कि इस युद्ध को तुरंत रोका जाना चाहिए और भारत भी कहीं न कहीं रशिया के प्रेसिडेंट से रात को 25 मिनट उन्होंने बात की है और नरेंद्र मोदी जी ने भी इस युद्ध को रोकने की रशिया के प्रेसिडेंट से अपील की है। जी, लेकिन भारत सरकार की तरफ से एडवाइजरी भी जारी कर दी गई क्योंकि स्थितियां बिगड़ती हुई नजर आ रही हैं कि जितने भी भारतीय हैं वो यूक्रेन की राजधानी कीव को छोड़ दें, जल्द से जल्द किसी तरीके से सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएं। बिल्कुल, ये भारत दूतावास के द्वारा, ये भारत सरकार के द्वारा वहाँ पे एडवाइजरी जारी की गई है कि जितने भी वहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, लगभग 14-15 हजार के आसपास स्टूडेंट आज भी कीव और यूक्रेन के अंदर फंसे हुए हैं, उनको ये साफ तौर से कहा गया है कि आसपास के जितने भी देश हैं, चाहे रोमानिया है, चाहे पोलैंड है, उन देशों में तुरंत वो बस या ट्रेन के द्वारा पहुंच जाए ताकि वहां से उनको एयरलिफ्ट किया जा सके। और भारत सरकार ने भी अपनी एयरफोर्स को इस मिशन में लगा दिया है। जो भारत सरकार ने गंगा एक हम कहेंगे कि मिशन जो लॉन्च किया है भारतीयों को, वह स्टूडेंट्स को वहां से एयरलिफ्ट करने के लिए, उसमें हम देख पा रहे हैं कि वो अब तेजी पकड़ रहा है। जी दीपचंद जी, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि जिस तरीके से सभी ने देखा था कि पुतिन ने किस तरीके से रशिया ने अपने जो परमाणु हथियार हैं उन्हें अलर्ट पर रखा था, लेकिन बाद में उन्हीं के जो पुतिन की पार्टी के विधायक है अभय सिंह, उन्होंने साफ कहा था कि हाँ, हमेशा से हमारे परमाणु हथियार अलर्ट पर ही रहते हैं, एक्टिव मोड में ही नजर आते हैं। तो ये दोगली राजनीति यहाँ पर क्यों की जा रही है? ये दोगली भी नहीं है मैम। अगर एक तरफ से देखा जाए, जब सोवियत संघ के टुकड़े हुए थे जी, अगर मैं अपने आप आजू बाजू में आपको बता दूं, सपोज करो अभी चाइना को लगा लो, अगर अपना चाइना अपनी सेना को जैसे पाकिस्तान में अपनी धाक जमा रहा है, कल वो नेपाल में अपनी सेना भेज दे या फिर वो श्रीलंका में अपनी सेना भेज दे, तो भारत क्या सोचेगा कि हमारे ऊपर चारों तरफ से दबाव बनाया जा रहा है जी। तो ये जो नाटो जो बना था इनका, तो नाटो ने जो साथ देना चाहिए है, तो रूस हमेशा से ही देखो भारत के पक्ष में रहा है, चाहे कोई भी युद्ध हुआ, चाहे वो 71 का युद्ध हुआ, तब भी उन्होंने, अमेरिका इतनी महाशक्तिशाली होकर के भी उन्होंने हमारे ऊपर समुद्री रास्ते से बोल दिया था कि मैं भारत के ऊपर हमला करेंगे, मगर रूस ने उसी टाइम बोल दिया था कि भारत को कुछ करने की जरूरत नहीं, उससे पहले हमसे टकराना पड़ेगा। तो एक तरफ देखा जाए तो उसको भी ये है कि भाई जो आजू बाजू के जो देश हैं, उसके आजू बाजू में छोटे छोटे जो देश हैं, बाकी जो
अमेरिका है वो अपनी शक्ति वहां से डायरेक्ट तो युद्ध कर नहीं सकता रूस से, क्योंकि वो तो बहुत दूर दूर है। तो मगर उन देशों के प्रति दबदबा बनाने के लिए उन लोगों ने अपनी सेनाएं भेजी है, इस कारण से ये युद्ध का नौबत आई। नहीं, दीपचंद जी, आप जिस तरीके से नहीं कह रहे हैं, चाहे 1971 का युद्ध हो या फिर 1965 का युद्ध हो, रशिया ने हाँ हमेशा हमारा साथ दिया हुआ है। बिल्कुल जी, लेकिन और 99 का भी जी आप जी 99 का वार लीजिए, जिसका मैं भी खुद भागीदार रहा था, क्योंकि हमेशा वो भारत के तो साथ में खड़ा रहा है। और सुपर पावर अमेरिका टाइम को देख करके अपना रुख बदली कर लेता है, ये आप लोगों को भी पता है। जी। तो जहां तक रूस की बात करें, भारत के लिए तो देखो, एक भले ही वो सार्वजनिक ना आए, और अगर हम लोग आज रूस की जगह देखा जाए, कल हमारे ऊपर भी ऐसे चाइना श्रीलंका ऐसे चारों तरफ सेना फैला देगा तो हम क्या करेंगे फिर? ये सोचने वाली बात है। वो जो रूस भी वही कर रहा है कि भाई हमें दबाव ना बढ़ाए अमेरिका चारों तरफ से। लेकिन सर, भारतीयों के लिए जो सबसे बड़ी मुश्किल है यहाँ पर, क्योंकि अभी भी 15 से 16 हजार भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं, उनको लाने की जद्दोजहद अब भी एडवाइजरी जारी की गई है भारत सरकार की तरफ से कि जल्द से जल्द सुरक्षित स्थानों पर आ जाएं। यूक्रेन में जिस तरीके से हमले और तेज होते जा रहे हैं। ये देखो, बच्चे जितने भी हमारे 14-15 हजार हैं, वो पूरे अपने हरियाणा, पंजाब, यूपी, जितने भी हमारे भारत के भिन्न भिन्न कोनों से गए हुए हैं जी, उनको सुरक्षित लाना एक हमारी जवाबदारी भी है। और इससे हमें एक सबक मिलता है। मैं आपके माध्यम से ये बोलता हूँ कि आने वाले टाइम में हमने ऐसा अपना एक एजुकेशन करना चाहिए इंडिया ने, कि ऐसी नौबत ना आए कि बार बार, पिछली बार भी आपने देखा था कोरोना महामारी में भी हमारे बहुत से बच्चे है ना बाहर विदेशों में पढ़ाई के लिए जाते हैं। तो ये इससे हमने आज तो युद्ध हुआ है, लेकिन हमें भी इससे सीख मिलनी चाहिए कि ऐसी नौबत हमारे बच्चों को, हमारी न्यू जनरेशन को क्यों आती है कि हमारे बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं। तो हमने शिक्षा का सत्र को सुधारना पड़ेगा, जिससे कि आने वाले टाइम में जो आज हम इतना खर्चा उनको ले जाने और लाने में लगा रहे हैं, उसी खर्चे से हम लोग अपने लिए एक अच्छी प्रावधान करें, अच्छी यूनिवर्सिटी करें, अच्छे कोर्सेज वगैरह करें। बच्चे सुरक्षित निकालना अभी हमारा ये दायित्व हो चुका है, और उसमें हम सबने बढ़ चढ़ करके, जो वहां बच्चे फंसे हुए हैं, देखो वहां पर क्या बीत रही है, उनके माँ बाप यहाँ पर है, बहुत एक कठोर और कठिन समस्या है, मगर फिर भी संयम इसके ऊपर बहुत भारी पड़ता है। तो वहां पर जो बच्चे हैं, जो मीडिया देखते हैं, या यहाँ पर जो अभिभावक, वो मीडिया के माध्यम से एकदम विचलित ना हो। जो भी भारत गवर्नमेंट कर रही है वो सोच समझ के करेगी, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, मगर बच्चे हमारे सुरक्षित आ जाएंगे। मतलब जी, आप बने रहे हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह चौहान भी जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी धन्यवाद। जी सर, सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से वहां पर फंसे हुए भारतीयों को निकाला जाए, लेकिन स्थितियां अब भी बिगड़ती हुई नजर आ रही हैं। कीव पर अब रशिया का हमला लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार का क्या स्टैंड है? कैसे 15-16 हजार बच्चे हैं, कम संख्या नहीं है, किस तरीके से जल्द उन्हें स्वदेश लाया जाएगा? हेलो जी जी, मेरा ऑडियो आपको मिल रहा है ठीक से? जी, आपकी ऑडियो आ रही है। हाँ, मुझे देखिए, जहां तक सरकार के स्टैंड का सवाल है जी, वो पहले दिन से साफ है और हमेशा से साफ रहा है कि भारत के प्रत्येक नागरिक, भारत के प्रत्येक नेशनल का उसकी सुरक्षा और उसकी सुरक्षित वापसी ऐसे किसी भी गंभीर संकट की स्थिति में वो सरकार की जिम्मेदारी है। हम पर्याप्त और पुख्ता व्यवस्था अतीत में भी करते रहे हैं, इस बार भी की है। लेकिन युद्ध को आप युद्ध की तरह ही देखें। युद्ध सामान्य स्थिति नहीं होती, असामान्य स्थिति होती है। उसमें कब क्या कैसी सिचुएशन डेवलप होती है, इसका अनुमान लगाना कठिन होता है। इसलिए सरकार लगातार यूक्रेन में फंसे हुए अपने भारतीय नागरिकों, जिनमें की बड़ी संख्या में विद्यार्थी ही हैं, उनसे यही कह रही है कि जो एडवाइजरी, जो निर्देश सरकार की तरफ से क्रमवार जारी किए जा रहे हैं, उनका पालन करते चले। हम उनको लेकर के उतने ही चिंतित हैं जितने उनके माता पिता चिंतित हैं। सरकार ने अपने 4 मंत्रियों को भेज दिया है पड़ोस के यूक्रेन के आसपास के देशों में, जो स्वयं जाकर ग्राउंड जीरो पर एक तरह से इन युवाओं की, इन विद्यार्थियों की घर वापसी के इंतजामात, व्यवस्था का
उसकी निगरानी कर रहे हैं, उसकी देखरेख कर रहे हैं। लेकिन वीरेंद्र जी मैं बात करूंगी क्योंकि बच्चों का कई वीडियो आ रहे हैं, वीडियो कॉल पे पेरेंट्स के साथ बात हो रही है, कह रहे खाने के लिए सामान नहीं बचा है, वहां की मार्केट पे पूरी खाली हो चुकी है। देखिए मैं ये फिर कहूंगा जी, खाने के लिए मान लीजिए कहीं पर कोई युवा हमारे ऐसी जगह फंस गए हैं कि जहां खाने के लिए कुछ नहीं बचा है, उनकी चिंता वाजिब है, परंतु ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये ऐसी कोई व्यवस्था तुरंत यहां से नहीं की जा सकती है बैठ के एयर ड्रॉप करके उनके पास कोई खाने का सामान पहुंचाया जा सके रातों रात, या यूं कहिए तुरंत अभी के अभी। सरकार जो बेहतर से बेहतर और त्वरित से त्वरित करना संभव है युद्ध की स्थिति में, जी, वो करने की प्रयास कर रही है, बजाय पैनिक के, घबराहट के, परेशानी में, हड़बड़ी में कोई गलत काम करने के। जो विद्यार्थी अपने माता पिता के संपर्क में हैं, उन्हें हमारी जो हेल्पलाइन है उन नंबरों पर भी संपर्क करके अपनी स्थिति का विवरण देना चाहिए, अपनी लोकेशन के बारे में भी बताना चाहिए। उनका संकट, उसके निवारण का इंतजाम करने में समर्थ हमारी सरकार है, हम उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। सही जगह पर संयमित होकर के सूचनाएं पहुंचाएं। जहां कहीं से कोई सूचना पहुंच रही है, सरकार की तरफ से इंतजाम किए जा रहे हैं, उन्हें निकालने के लिए जो भी संभव है। मैं ये कह रहा हूं कि जो भी संभव है सरकार वो कर रही है, और संभव से आगे भी एक कदम बढ़ा करके असंभव को भी कुछ करना होगा तो सरकार करेगी। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा ही है। भारत की वर्तमान सरकार ने कम से कम जब भी कहीं दुनिया में ऐसा कोई संकट आया जहां हमारे नागरिक फंसे, चाहे कोरोना का काल हो, चाहे कोई मिलिट्री इमरजेंसीज हो, हमने बहुत मुस्तैदी के साथ काम करके दिखाया है। इस बार भी हम उसी गति से सारा काम कर रहे हैं। थोड़ा सा संयम सबको रखना होगा और ये समझना पड़ेगा कि ये सामान्य दिन नहीं है, सामान्य स्थिति नहीं है, युद्ध है। और युद्ध में अगर आप घबरा गए, हड़बड़ाहट में आ गए, तो आप गलती कर बैठेंगे। इसलिए गलती करनी नहीं, संयम खोना नहीं, सही जगह सूचनाएं पहुंचाएं, और आप तक जो आधिकारिक ऑथेंटिक सूचना पहुंचती है, निर्देश पहुंचता है, सभी नौजवान नवयुवतियां जो वहां फंसे हैं वो उसका पालन करें। सरकार 24 घंटे काम कर रही है और सबको बताकर कर रही है। लगातार हम बता रहे हैं। वीरेंद्र जी आप बने रहे, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता राय सिंह भी जुड़े हुए हैं। राय सिंह जी आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि ये मुश्किल की घड़ी है और पक्ष और विपक्ष दोनों को एक साथ मजबूती से काम करना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने, प्रियंका गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल से वीडियो शेयर किए थे बच्चों के, देखिए चौधरी जी, जहां तक बात है देश की वर्तमान दौर में जिस प्रकार युद्ध की स्थिति में आज हमारे देश के होनहार बच्चों की स्थिति जो वहां पर बनी हुई है, वो बड़ी ही चिंताजनक है, भयानक है। और हम सब का दायित्व है, आपका हमारा, सत्ता पक्ष और विपक्ष का, कि हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, घबराए नहीं किसी भी प्रकार से। जो भी सुविधा उन्हें वर्तमान दौर में मिली हुई है, जहां पर भी सुरक्षित रह सकते हैं, जिस भी हालात में, वो आत्मविश्वास के साथ रहे, क्योंकि ये गांधी का देश है, ये विचारों का देश है, मजबूत दृढ़ संकल्प का देश है, और इस देश ने पहले भी यहाँ पर बड़े बड़े इस प्रकार की परिस्थितियां देखी हैं। तो हमने बिल्कुल भी किसी प्रकार से कोई आलोचना के माध्यम से हम सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहते, क्योंकि वर्तमान स्थिति ऐसी है। लेकिन अनु जी एक बात है, जब आप कह रहे हैं कि राहुल जी ने, प्रियंका जी ने जिस प्रकार की वीडियो शेयर की, वो वीडियो शेयर तब की गई जब वहां से हमारे बच्चों ने अपने परिवार के लोगों के बीच में, अपने घर पे और सोशल मीडिया में अपनी समस्या को, चिंता को बताया है। एक तरफ जब अचानक, देखिए देश की विडंबना है, 70 साल में पहली बार देश के पास अपनी जो हवाई यात्राएं हैं
उस पर कोई नियंत्रण नहीं है, क्योंकि एकमात्र कारण जो है, एकमात्र तरीका जो है, उस देश से बच्चों को लाने के लिए यही हमारे पास एक साधन बचा हुआ था, वो भी सरकार ने बेच दिया कंपनियों को। दूसरी बात, इससे पहले की बात है, एडवाइजरी कमेटी की जहां तक बात कर रहे हैं, जहां तक विदेश मंत्रालय या दूसरे साधनों की हमारे भाजपा के मित्र सलाह देने की बात कर रहे हैं, अरे लगातार बच्चे दिखा रहे हैं कि हम किस प्रकार से सलाह दिए हुए केंद्रों पर, दिए हुए नंबरों पर, सरकार का पक्ष सूचना रखने के लिए यहाँ पर वीरेंद्र जवाब नहीं है। वीरेंद्र जी जुड़े हुए हैं राय सिंह जी, मैं उनसे जवाब लूंगी, आपकी बातों को सुना होगा उन्होंने। एक मिनट के लिए जी नहीं, जी दीजिए आप जवाब। रुकिए एक बार, पहले रुकना पड़ेगा। नहीं, ऐसे नहीं रुकना, पहले मेरी बात पूरी जाने दीजिए, ये केवल आपका चैनल नहीं है। नहीं, ऐसे नहीं। राय सिंह जी आपकी बातों का जवाब दे रहे हैं, राय सिंह जी आपकी बातों का जवाब दे रहे हैं वीरेंद्र जी। बच्चों की समस्या है, आप अपनी बात के बीच में कहने का तरीका है। राय सिंह झूठ नहीं बोलने दूंगा, रुक जाओ राय सिंह, रुक जाओ। आपकी बातों का जवाब दे रहे आप झूठ हैं। बोल रहे हो, पूरा देश आपसे बकवास करता है। देखो ये समय राजनीति करने का नहीं है, अरे हालत खराब है, ये समय राजनीति करने का नहीं है। बच्चों को कैसे वापस लाया जाए, वही चार चुप्पी बातें, वही चार शब्द। राय सिंह जी रुकिए, आपकी बातों का जवाब दे रहे हैं। रुकिए, आपको रुकना पड़ेगा। राय सिंह जी आपकी बातों का जवाब दे रहे हैं। जी वीरेंद्र जी बोलिए। पहले मेरी बात पूरी जाने दीजिए। इनकी पार्टी की नहीं है झूठी, आप इनकी पार्टी की अरे आप मुर्गे इंसान और चार बातें बताने की कोशिश करते हो, आप इस प्रकार की क्या तरीका है? अरे देश में हालात खराब हो चुकी है, आपके सामने समस्या है, आपकी सरकार के पास कोई तरीका नहीं है। देखो राजनीति करने का समय नहीं है, इस मौके पर राजनीति करने का समय नहीं है। सॉल्यूशन क्या है उस चीज के? राय सिंह जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं वीरेंद्र जी। पहले मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। रुको। पहले मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। देखो समय की कमी है, समय की कमी है। राय सिंह जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं वो। इन्होंने 4 मिनट प्रवचन दिया है, झूठ देश की हालत खराब, बच्चे परेशान है, माता पिता यूक्रेन के समर्थक को नहीं जानते। यूक्रेन की राय सिंह रुक जाओ, वारियां पहुंचा रहे हैं, बच्चे दिखा रहे हैं। अरे आपकी मीडिया में स्थिति खराब हो चुकी है। उत्तर कैसे? राय सिंह जी एक मिनट, आपकी बात का जवाब दे रहे हैं वो, आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। सुनिए, सुनने की हिम्मत रखिए, आपकी बात का जवाब दे रहे हैं वो, सुनने की हिम्मत। राजनीति नहीं करनी है हमें, यहाँ पर सॉल्यूशन निकालना है। अरे कोरोना की बात करते हो, इस प्रकार से कोरोना के हालात में है, पूरे देश ने देखा आपकी कोरोना की स्थिति को, मजदूरों को पिटते हुए देखा है, मजदूर मरते देखे यहाँ पर। बात कर रहे कोरोना की। रुक जाओ। आप अपना ड्रामा बंद कीजिए, ये ड्रामा नहीं चलेगा। समझ गए लोग आपकी, तो रोक लीजिए। चलिए, व्यक्ति को रोक नाटक आपने अगर जवाब नहीं लेना, मैं रमेश जी के पास जाती हूँ। रमेश जी देना चाहता हूँ, मैं आप उत्तर देने के सुनने के लिए तैयार नहीं हो, मैं उत्तर देने के लिए बैठा हूँ। आप राय सिंह जी एक मिनट, राय सिंह जी एक अरे मिनट। पूरे देश में यूक्रेन के मामले में झूठो, रुको। हाँ वीरेंद्र जी बोलिए। मैं बहुत विनम्रता से उत्तर दे रहा हूँ जी। राय सिंह की पार्टी की नेता प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी इस बात को लिख ले। राय सिंह जी एक मिनट, जवाब सुन लीजिए, राजनीति मत करिए। आपके हालात दिखाएंगे हम नहीं बोले। यूक्रेन की समस्या पर बोलो आप हमारे नेताओं को क्यों बोलते हो? आप क्या कर रहे हो बताओ? कहाँ पर आपकी एडवाइजरी, कहाँ पर आपकी स्थिति? हालात खराब। चलिए मैं रमेश जी के पास आती हूँ, रमेश जी के पास आती हूँ। रमेश जी आपने भी सुना होगा, मैं लूंगी आपका उत्तर लूंगी। रमेश जी आपने भी देखा होगा, राजनीति नहीं होनी चाहिए इस मुद्दे पर। पहला मकसद हमारा यही है कि उन बच्चों को कैसे निकाला जाए। जी सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो समय है, ये भारत के ऊपर, भारतीय छात्रों के ऊपर, बल्कि पूरे विश्व के ऊपर एक ये युद्ध बहुत बड़ी समस्या है। और ये जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म से हमें कुछ न कुछ कंक्रीट कोई अच्छी चीज हम निकाल सके, इसके लिए हम यहाँ इकट्ठे बैठते हैं, ना कि अपनी अपनी पार्टियों का यहाँ पे हम उनकी दूसरी पार्टी को नीचा दिखाने का काम। ऐसा हमें ये काम कतई नहीं करना चाहिए। मैं इसमें एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि भारत की सरकार ने, चाहे यमन है, चाहे सीरिया है, चाहे खाड़ी देश है, सभी देशों में काम किया है। लेकिन रूस और यूक्रेन का जब पूरे विश्व को ये पता था और 6 दिन से वहां युद्ध चल रहा है, तो इसमें भारत सरकार को समय रहते हुए ये जो ऑपरेशन चलाया गया, इसमें समय रहते हुए भारत सरकार को और ज्यादा तेजी से काम करना चाहिए था।
अगर कुछ दिन पहले भारत सरकार इसमें तेजी से काम करती तो मैं ये 100% कह सकता हूँ कि आज जहां हमारे 20,000 छात्रों में से कुछ हजार छात्रों को हम निकाल पाए हैं, अगर ये समय रहते हम इस ऑपरेशन को लॉन्च करते, कुछ दिन पहले हम इस ऑपरेशन को लॉन्च करते, तो आज हमने अपने सभी छात्रों को अपने देश सरकार का पक्ष रखने के लिए वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जवाब देना चाह रहे हैं। जी वीरेंद्र जी, दीजिए जवाब। अभी मुझसे पहले जो पैनलिस्ट बोल रहे थे, मैं उनका नाम जान सकता हूँ पूरा? प्रोफेसर रमेश कुमार जी। जी, आदरणीय रमेश कुमार जी और कांग्रेस के कहना चाहूंगा कि भारत की सरकार ने समय रहते अपने यूक्रेन में रहने वाले नागरिकों, युवाओं, छात्र छात्राओं को एडवाइजरी जारी कर दी थी। रिपीटेडली उनसे भारत लौटने के लिए कहा गया। जो लोग लौटने के लिए तैयार थे वो आ गए। बहुत सारे लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं थे शुरू में कि युद्ध होगा और उनको लौटना है। जब युद्ध शुरू हो गया, रमेश जी के मुंह से निकला कि बड़े दिन से युद्ध चल रहा है और अब तक हम नहीं निकाल पाए। युद्ध शुरू हुए ज्यादा समय कहाँ हुआ है? युद्ध शुरू होने के बाद जिस युद्ध स्तर पर हमको काम करना चाहिए था, आदरणीय रमेश जी, हम उस काम को करने में लगे हुए हैं। ये न राजनीति करने का समय है, न पॉलिटिकल स्कोर बढ़ाने या घटाने का समय है। कांग्रेस के प्रवक्ता को आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगा कि भारत में काम करने वाली जितनी भी एयरलाइंस हैं, चाहे वो प्राइवेट हैं या पहले जो सरकारी क्षेत्र की थी, वे भारत की ही एयरलाइंस हैं। वे सब हमारे लिए, हमारे नागरिकों की सेवा के लिए उपलब्ध हैं। हमारे पास हमारी वायुसेना भी है अपने नागरिकों की संभाल करने के लिए। इसलिए इस तरह की वाहियात बातें कम से कम संकट के समय में ना करें कि सरकार ने ये बेच दिया, वो बेच दिया, हम निकालने बचाने की स्थिति में नहीं है। हमने पहले भी अपने नागरिकों की संभाल हर प्रकार से की है और भारत का प्राइवेट सेक्टर, कांग्रेस के नेता समझ लें, जानते हैं, झूठ बोलते हैं, लेकिन यहां बैठकर रुकिए, मुझे मेरी बात पूरा करने दीजिए। भारत का प्राइवेट सेक्टर वो पाकिस्तान का प्राइवेट सेक्टर नहीं है, यूक्रेन का प्राइवेट सेक्टर नहीं है। अगर भारत में भारत के कोई नागरिक कारोबार करते हैं, वो भारत के हैं, भारत के लोगों के लिए काम करते हैं। भारत के लोगों के संकट में साथ खड़े उनको होना होता है और अगर कहीं वो आनाकानी करते हैं तो सरकार पहरेदारी पर खड़ी हुई है। इसलिए किसी को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। सरकार ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। एक एक भारतीय विद्यार्थी की वापसी की व्यवस्था हम सुनिश्चित करेंगे। ये कांग्रेस के लोग खास तौर पर संकट के समय पैनिक फैलाने का कारोबार शुरू कर देते हैं। कोरोना आया तो इन्होंने वैक्सीन को लेकर के रोना शुरू किया, लोगों को घर पहुंचाने की व्यवस्था को लेकर के रोना शुरू किया। वीरेंद्र जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर ले लेंगे जवाब। हो गया मैडम, 10 सेकंड में बात, वही बात 10 सेकंड में। बीच में ना बोले, ये बीच में ना बोले, झूठे लोग बीच में ना बोले। रुको, झूठ मत बोलो यहाँ। बहुत हो गया। राय सिंह जी रुकिए, 10 सेकंड। श्री वीरेंद्र सिंह जी बीच में नहीं है। मुझे इनको को मेरी बात पूरी होने दी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कोरोना का संकट हो या जब भी कभी इस देश पर संकट आए, चाहे पड़ोसी देश ने हमें परेशान किया हो या हमने पड़ोसी देश में घुस करके सैन्य ऑपरेशन किया हो, ये हमेशा घबराहट, अफवाह, भ्रम, डर ये पैदा करने में लग जाते हैं, शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इनके बात कहने को कोई सकारात्मक बात है ही नहीं। चलिए जवाब ले लेते हैं, जवाब देंगे, वो जवाब देंगे। हौसला और हिम्मत बढ़े। वीरेंद्र जी जवाब देंगे, वीरेंद्र जी जवाब देंगे राय सिंह जी आपकी बात का। जी राय सिंह जी बोलिए। जी राय सिंह जी बोलिए। देखिए चौधरी जी, जिस प्रकार बार बार मेरे मित्र एक इतिहास की बात और वर्तमान और भविष्य की बातें बता रहे हैं। कोरोना में इन्होंने कहा, कोरोना की परिस्थितियों में पूरे देश ने देखा किस प्रकार उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक मजदूरों की, गरीबों की क्या हालात रही, वो सब ने देखा। वो पैनिक, वो तनाव, उसमें हमने बाद में आवाज उठाई। हमें उस टाइम की बात नहीं करनी है। चलिए आप बने रहे हमारे साथ, हमें उस समय की बात नहीं करनी है, हमें उस समय की बात नहीं करनी है। आज जो मौजूदा स्थिति है, हमें उस पर बात कर रहे हैं। आप बने रहे मेरे सहयोगी भूला छिपा से हर्ष गर्ग जुड़ गए हैं। आप बने रहे हमारे साथ, मेरे सहयोगी भूला
याचिका से हर्ष गर्ग भी जुड़े हुए हैं। हर्ष, जानना चाहूंगी क्योंकि आप उन बच्चों के साथ मौजूद हैं, उन बच्चों के परिजनों के साथ मौजूद हैं जो बच्चे हाल ही में यूक्रेन से वापस आए हैं। हर्ष, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल जी हेलो जी। यूक्रेन में तो स्थिति संभलती हुई नहीं नजर आ रही है, लेकिन वो बच्चे बहुत खुशकिस्मत हैं जो वापस स्वदेश लौट के आए हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ ऐसे ही छात्र हैं जी जो यूक्रेन से लौटकर आए हैं, उनसे बात करते हैं वहां की स्थिति कैसी है। एक छात्रा शिवानी है जो कल शाम ही भारत लौटकर आई है, उनसे जानते हैं वहां की स्थिति कैसी थी और आप किस तरह भारत पहुंचे हैं। बॉर्डर पे स्थिति बहुत ही दुखदायी थी। हम 10 किलोमीटर पैदल चले हैं और 10 किलोमीटर के बाद हमने 5 से 6 घंटे स्ट्रगल किया है बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। ज्यादा ही मतलब 1000 ऑफ स्टूडेंट्स आर लाइक स्टैंडिंग देयर। देखिए वहां पर जो इंडियन एम्बेसी है उनका किस तरह का कोऑपरेट है? इंडियन एम्बेसी ने सिर्फ 3 ही बसेस भेजी है। ये सब आप फिर देख ही सकते हो, 3 बसेस नॉट इनफ फॉर 1000 ऑफ पीपल। हाँ, ये हर्ष मैं बात करूंगी क्योंकि ये बच्चे बेहतर स्थिति वहां की बता सकेंगे, ये बच्चे बेहतर स्थिति बता सकेंगे। हमारे साथ यहाँ पर सरकार का पक्ष रखने के लिए भी हैं वीरेंद्र सिंह जी। जी जी देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि छात्रा है जो कल शाम लौटी है, पूरी स्थिति से अवगत करवा रही है। जिन्होंने बताया कि इंडियन एम्बेसी के लोग हैं जो कोऑपरेट तो कर रहे हैं, परंतु इतनी उनके पास जो साधन है वो नहीं है कि जैसे 3 बसें हैं बॉर्डर तक लाने के लिए और वही काफी देर बाद आती हैं, परंतु जो साधन है वो भरपूर नहीं है। उनसे ही जानते हैं, उनकी जुबानी है कि किस तरह की स्थिति है। देखिए इंडियन एम्बेसी कोऑपरेट कर रही है, कोऑपरेट तो कर रही है। हाँ, बॉर्डर क्रॉस हो रहा है तो वो खाने पीने के लिए भी दे रही है और कोऑपरेट अच्छा कर रही है, बट 3 बसेज है, वो किस किस के साथ कोऑपरेट करेगी? देखिए जिस तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं, यूक्रेनिक सैनिक हैं वो इंडियन छात्रों के साथ या लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, कितनी सच्चाई है इन बातों में? पार्शियलिटी तो वो कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो अपने नागरिकों को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे तो इंडियंस को कम दे रहे हैं। अगर 10 यूक्रेनियन निकल रहे हैं तो 1 इंडियन निकल रहा है। देखिए बॉर्डर पर अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है, वहां पर निकलने के लिए कितनी मुशक्कत का सामना करना पड़ा है आपको? बॉर्डर तक जाने के लिए पहले हमें 10 से 15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, फिर वहाँ पे 3 से 4 किलोमीटर की लाइन लगी हुई है और वहाँ पे बहुत पीपल खड़े हैं। देखिए जिस तरह छात्रा बता रही है कि अफरा तफरी का माहौल है और लगातार धक्का मुक्की करके बॉर्डर क्रॉस किए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए वह सुविधाएं सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई जा रही। जी वीरेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगी। आपने भी सुना होगा इस बच्ची को, इसने बताया कि वहां पर भारतीय दूतावास की तरफ से कोऑपरेट नहीं किया जा रहा है। देखिए गलत बात, वो ऐसे शब्दों का प्रयोग किसी को रुके जरा, मैं उत्तर दे रहा हूं। युद्ध है, युद्ध में वैसे और उतने साधन किसी एम्बेसी के पास नहीं हो सकते। तत्काल तुरंत फुरत के जितने विद्यार्थी हैं उतनी बसें तुरंत पहुंच जाएं वहां। भारत के दूतावास, भारत की सरकार की तरफ से जितनी हो सक रही है उससे कहीं ज्यादा साधन मुहैया कराने की कोशिश की जा रही है। अब ये स्वाभाविक बात है कि जब युद्ध हो, सब देशों के नागरिक भाग रहे हो, इवन यूक्रेन के लोग भी कहीं निकल करके बच के भागने के कोशिश कर रहे हो पड़ोसी देशों में, तो उस समय में हबड़ा दबड़ी भी होगी, कहीं ना कहीं धक्का मुक्की भी होगी। ऐसे समय में संयम से और अपनी सरकार के जो अधिकारी हैं, हमारी एम्बेसी के जो अधिकारी हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके ही हमको इस संकट से निकलना है। ऐसा किसी के पास कोई जादू की छड़ी युद्ध के समय नहीं हो सकती कि एक एक नागरिक को हर वह सुविधा उपलब्ध करा दी जाए जो सामान्य स्थिति में होती है। ये बात तो सबको समझनी पड़ेगी। और ये कहना जवाब दे रहे हैं, आपकी बात का जवाब काम नहीं, वहां हम लोग वहां मदद नहीं कर रहे, एम्बेसी कोऑपरेट नहीं कर रही, ये शब्द प्रयोग अच्छा नहीं लगता। हमने नहीं बोला, वो बच्ची बोल रही है, वो बच्ची बोल रही है कि कोऑपरेट नहीं कर रही है। 3 बसेस हैं, 15 से 16 हजार भारतीय हैं वहां पर। अगर 10 यूक्रेनी निकाले जा रहे हैं तो उनमें से सिर्फ एक भारतीय को निकाला जा रहा है। यह हम नहीं बोल रहे हैं वीरेंद्र जी, हम नहीं बोल रहे हैं, आपके सामने इस बच्ची ने बोला। एक मिनट
आप बच्ची की भाषा में आप और मैं नहीं बोल सकते। वो बच्ची ये नहीं जानती कि यूक्रेनियन को अगर निकलना है तो उनकी व्यवस्था अलग है। हाँ, हम यूक्रेन वालों के निकालने का ठेका लेकर नहीं बैठे वहां पर। हम अपने नागरिकों, हम अपने बच्चों की चिंता कर रहे हैं। तो एक मिनट रुकिए। लेकिन वीरेंद्र जी, मैं और आप तो यहाँ पे हैं, मैं और आप तो यहाँ पे हैं, वो बच्ची तो वहां से आई है ना, वो तो वहां के हालात बयां कर रही है। आप मुझे मेरी बात पूरा कह लेने दीजिए। जी बोलिए आप। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो बच्ची जो इनको रोक दो, ये बिना मतलब बेतुकी की बातें करने के लिए आ जाते हैं। इनको रोकिए, मेरी बात पूरा होने दीजिए। यहाँ बहस का विषय नहीं है, ये डिबेट नहीं है, बच्ची बता रही है राय सिंह के बच्चों की मदद करने का समय है। राय सिंह जी, एक मिनट, इनको जवाब देने दो, जवाब देने दो। राय सिंह, चुनाव नहीं हो रहा है, चुनाव नहीं हो रहा है, समाज में जो आज दुखी है उसकी मदद के लिए बोलेंगे हम। वीरेंद्र जी, रमेश जी भी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, रमेश जी भी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। पूरी करने दीजिए, राय सिंह को रोक दीजिए। राय सिंह जी एक मिनट, राय सिंह जी एक मिनट, वीरेंद्र जी, रमेश जी भी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। मैं केवल एक बात कह रहा हूँ जी, हम और आप यहाँ पर, राय सिंह जी और मैं और रमेश जी और आप यहाँ डिबेट के लिए नहीं हैं। मैं ये समझता हूँ कि मदद हो सके तो उसके लिए यहाँ पर हैं। इस कार्यक्रम का मंतव्य होना चाहिए। मैं इस बच्ची की बात पर केवल एक वाक्य में टिप्पणी करना चाहूंगा, स्थिति को साफ करना चाहूंगा। यूक्रेन या किसी भी दूसरे देश के नागरिकों को कोई बॉर्डर पार करके पोलैंड, हंगरी कहीं भी जाना है तो उसमें हमारी एम्बेसी की कोई भूमिका नहीं है। हम अपना काम इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं, उनकी मदद से कर रहे हैं। इसलिए उसके साथ यूक्रेन के कितने लोग निकल रहे हैं या पड़ोसी देश हंगरी के कितने लोग निकल रहे हैं, उसके साथ इसको टैग करना उचित नहीं होगा। उस बच्ची का अपना एक पर्सपेक्टिव हो सकता है, क्योंकि उसने वहां भीड़ देखी, उसमें से वो संकट में से निकल करके आई है। मैं आपसे केवल एक वाक्य में एक अनुरोध करूंगा, इस कार्यक्रम को आप ऐसा मंच बनाइए जिसमें कोई राय सिंह, कोई रमेश जी, कोई वीरेंद्र सिंह चौहान, हमारा मकसद राजनीति करना नहीं है वीरेंद्र जी, राजनीति करना, सॉल्यूशन बच्चे आए वहां से जो भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं। हमारा मकसद ये है कि कैसे उनको निकाला जाए। सरकार का पक्ष रखने के लिए हमने इसीलिए आपको बिठाया है यहाँ पर। रमेश जी आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। जी रमेश जी पूछिए। मैं वीरेंद्र जी से एक बात ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब उस बच्ची ने अपना पक्ष रखा तो एकदम से वीरेंद्र जी ने कहा कि नहीं, गलत। मैं इस तरह से कोई बच्चा जो यहाँ से निकल के आता है, उसने अपनी आंखों से सारी परिस्थितियों को देखा है, तो आपका इस तरह से एकदम से गलत बोलना, तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा उचित आपने इस तरह की भाषा का प्रयोग किया है। रमेश जी, मैंने कोई ऐसी गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। सरकार एक पड़ेगा, सारी सुविधाएं मुहैया नहीं करा सकती है और सरकार अपने उस पर प्रयास कर रही है। लेकिन इसमें मैं ये बात जरूर जोड़ना चाहता हूँ कि जिस मिशन मोड में सरकार पिछले 2 दिन से आई है, उस मिशन मोड में अगर पहले 6 दिन से युद्ध चल रहा है, उस हिसाब से सरकार प्रयास करती तो आज हमारी जो परिस्थितियां हैं, ये सवाल इनका वाजिब है वीरेंद्र जी, ये सवाल इनका वाजिब है कि अगर सरकार पहले से प्रयास करती, क्योंकि ये 1 या 2 दिन में युद्ध नहीं शुरू हुआ। जी आप बोलिए। मैं आदरणीय रमेश जी, पहली बात, मैंने बच्ची के विरुद्ध कुछ नहीं बोला। संकट से निकले किसी भी बालक के खिलाफ बोलने का कोई सवाल पैदा नहीं होता, लेकिन संकट में फंसा हुआ व्यक्ति या बच्चा, बालक, बड़ा, अगर वो सही तथ्य नहीं रख रहा हो तो गलत को गलत कहना, सही स्थिति बताना ये आवश्यक है, एक बात। दूसरा, मैंने पहले भी कहा रमेश जी, मैं फिर दोहराता हूं, जिस दिन से यूक्रेन और रूस के बीच में स्थितियां युद्ध की तरफ बढ़नी शुरू हुई थी, ठीक समय पे, समय रहते सरकार एक्शन में आ गई थी। जो नागरिक निकलने के लिए तैयार नहीं थे उनको जबरन इवैक्यूएट नहीं किया जा सकता था। युद्ध शुरू होने के बाद विद्यार्थियों ने वहां से निकलने की इच्छा जतानी शुरू की, वो पैनिक में इधर उधर दौड़े, सरकार तैयार थी, सरकार एकदम एक्शन में आई, हम काम कर रहे हैं। तो ये हमेशा गुंजाइश रहती है कि इससे अच्छा हो सकता था। आज की तारीख में दीपचंद जी भी हैं हमारे साथ, वीरेंद्र जी दीपचंद जी भी हैं हमारे साथ। दीपचंद जी, आपने भी सुना होगा कि सरकार तो पूरी तैयारियां कर रही है, उनकी तरफ से बोला गया सरकार, लेकिन आपने बच्ची को भी सुना होगा। मैं जो भी अभिभावक यहाँ, अब तक तो पहली बात तो आप सबको टाइम बराबर दीजिए जी। ये हमें
बोलने की नौबत नहीं आनी चाहिए। हम भी बैठे हुए, क्यों बैठे हुए, हम एक देशभक्त आदमी है और मैं क्यों बोलना चाहता हूँ एज ए जज। जो मेरे दोनों भाइयों ने इतना जोश दिखाया, अगर इतना जोश कभी कभी बॉर्डर पर आ जाओ, वहां दिखा दो एक बार आकर के, पता चल जाएगा। पर्दे पर बैठ करके तो हम सभी आदमी जोश दिखा देते हैं, खूब सारा देश दिखाता है। क्योंकि वीरेंद्र जी बोलने दीजिए। वीरेंद्र जी बहुत देर बाद बोले हैं दीपचंद जी। वीरेंद्र जी एक मिनट, बहुत देर बाद बोले हैं, वो उनकी बात सुन लीजिए। सुनना सीखे, हम लोग चुप बैठे सुनना सीखिए, सुनना सीखिए। ये मत कहिए कि आप बॉर्डर पर हैं तो आप ही हैं। वीरेंद्र जी रुकिए, उनको बोलने दीजिए। सब काम करते हैं, पहले सुनिए, इस तरह से टोंट मत मारिए। वीरेंद्र जी, कोई वर्ग वीरेंद्र जी उनकी बात को सुन लीजिए। आपको किसी को भी पूरे एक बड़े संयम से सुना है उन्होंने, आपको बड़े संयम से सुना है वीरेंद्र जी आपको। ये मुझे बॉर्डर पे बुला रहे, बताइए कहाँ आना है? आप अकेले बॉर्डर पर हैं क्या या सुनना कहीं? सीखिए, मत करिए, देखो की बातें मत करिए। सुनना सीखिए, सुनना सीखिए। हम बिल्कुल आपकी बातें शान से सुन रहे थे, तो आप भी सुनना सीखिए। आपको सारे देश को ये कहने का अधिकार नहीं है कि बॉर्डर पे आ जाए। वीरेंद्र जी रुकिए, उन्होंने आपको बहुत संयम से सुना है, बहुत संयम से सुना है। काफी देर बाद बोल रहे हैं वो, काफी देर बाद बोल रहे हैं। आप भी सुनिए उनको, वो क्या बोल रहे हैं। ये नहीं समझ में आ रही, इतना उतावले क्यों हो रहे हैं आपको? हमने आपको क्या बोल दिया जो आप एकदम उतावले हो रहे हैं? एकदम आप अपनी भाषा क्यों इतना गुस्सा हो रहे हैं? चलिए दीपचंद जी बोलिए। हम कुछ नहीं करते, आप दीपचंद जी कर रहे हैं सब कुछ। ऐसा क्यों बोलते हैं आप? ऐसा क्यों समझते हैं? बैठे हैं आपके सामने, वो बात नहीं बोला। आज आप लोग क्या करें, दोनों आदमी राजकारणी तो हो रहा है। आप लोग यहाँ राजकारण करने आए या बच्चों की रक्षा करने के लिए आए हैं? हम तो काम आप लोगों दोनों की यही चर्चा चल रही है। यही तो हमारे देश का दुर्भाग्य काम है। कर रहे हैं। आप बहम में मत रहिए। यही देश का दुर्भाग्य है। हमें जहाँ मौका मिलता है हम राजकारण पर आ जाते हैं। हमें अपना धार्मिक जो देखो, मैंने शुरू में भी ये कहा था कि राजनीति करने के लिए हम ये डिबेट नहीं कर रहे हैं, राजनीति करने के लिए नहीं कर रहे हैं। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन क्या है, स्थिति क्या हो रही है, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। हमने इससे सीख मिलना चाहिए कि आज जो रूस के साथ हो रहा है, कल हमारे साथ भी ऐसा चाइना कर सकता है। आप कोशिश करिए इसके ऊपर, आगामी देखिए, आप आगे की सोचिए कि आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। इन बच्चों से पूछिए कि आने वाले टाइम में इनको नौबत ना आए बाहर जाने के लिए, कि आने वाले टाइम में हम भारतवर्ष में ऐसी सुविधा करें जिससे कि हमारे बच्चे बाहर ना जाएं। इसमें उतावला मत होइए, कोई भी संयम से सोचिए कि हमने इसमें क्या करना है। और मैं सच बोल रहा हूं आपको इस चीज के लिए, इतना जितना जोश, इतना खून उबल रहा है, ये अगर खून के अंदर इतनी गर्मी मतलब दिख रही है तो बहुत युद्ध होते हैं। एक बार चल के देखिए, क्योंकि हमने जिसको बैठे सर यहाँ पर एक ये बार-बार आप दोहरा रहे हैं, तो ये राजकारण करने का टाइम नहीं है। मैं इनको बताना चाहता हूँ, राजकारण का टाइम नहीं है। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, हमने भी अपना काम करना चाहिए। 24 घंटे गवर्नमेंट ये उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। हर भारतीय का कर्तव्य बनता है कि इस संयम की घड़ी में हमने क्या करना है। लेकिन हमें तो जहां मौका मिलता है, ये हमारा देश का दुर्भाग्य है, जहां भी मौका मिले वहां राजकारण हो जाएगा। कोई बंदा मर भी जाता है, उसकी मृत्यु भी जाती है, तो वही राजकारण आ जाता है। नहीं जी, इसका अंतिम संस्कार ऐसे नहीं करना चाहिए था, इसका वैसे श्लोक बोलने चाहिए थे। ऐसी नौबत क्यों आती है? और बिल्कुल संयम रखिए सर, आप अपनी जगह सही हो दोनों आदमी, मगर सीखना भी सीखे, सुनना सीखे। हम लोगों ने बिल्कुल बोला नहीं है कोई व्यक्ति के बीच में भी, क्योंकि हमारा डिसिप्लिन है। जब हमें मौका मिलेगा तभी हम बोलेंगे। इस देश के ऊपर भारी संकट है, उन बच्चों से पूरी जानकारी लीजिए आने वाले टाइम में कि बेटा क्या हो सकता है। हम हमारे दीपचंद जी, हमारे सहयोगी हर्ष गर्ग लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार हमारे सहयोगी हर्ष गर्ग जुड़े हुए हैं। मैम कि उनसे पूछना चाहिए बच्चों से कि हम लोग, क्योंकि वो बच्चे वहां से आए हैं, हमने उनसे पूछना चाहिए कि हम किस तरह से उनकी बच्चों की और सही सहायता कर सकते हैं। एक दूसरे पर उंगली उठाने का टाइम नहीं है अभी। और मैं आपको ये बताता हूँ, जिसका जानता है, मैं अपने सहयोगी हर्ष के पास जा रही हूँ। हर्ष, आपके साथ वो बच्ची भी है, उसके परिजन भी हैं, उसके परिजनों पर क्या बीती होगी आप बयान कर सकते हैं, वहां पर उनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आज छठा दिन है और आज या कल में ही वो बच्ची वापस आई है, किस तरीके के हालात थे। जी बिल्कुल, उनके परिजनों से बात करना चाहूंगा कि आपकी आज बच्ची वापस लौटी है, तो किस तरह देखते हैं? वहां पर हजारों बच्चे अभी भी फंसे हुए हैं, आप कितने भाग्यशाली मानते हैं खुद को? मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली समझता हूं कि हमारे बच्चे हैं, जो एक दो और भी जो बाहर के बच्चे थे, जो फ्रेंड्स थे, वो साथ में आए हैं और वो जो आए हैं वो भाग्यशाली हैं। लेकिन जिस हिसाब से हमारी बेटिया ने जो आप बीती बताई है,
तो वहां पर और भी भारतीय स्टूडेंट बहुत ज्यादा फंसे हुए हैं, खासकर का खारकीव साइड की ओर तो इतना बुरा हाल है कि किसी को रोटी पानी का भी मुश्किल पड़ी हुई है। एक बार पूछिए कि मदद की गुहार किससे लगाई थी, प्रशासन से, सरकार से, किससे मदद की गुहार लगाई गई थी? तो पढ़ रहे थे वो, और इसके साथ साथ जो जी बिल्कुल, आपके द्वारा आपकी बेटी को लाने के लिए सरकार से गुहार लगाई गई थी, प्रशासन से गुहार लगाई गई थी, आपकी बात किस तरह वहां तक पहुंची? देखिए, मैंने खुद पर्सनली ना सरकार को गुहार लगाई है और ना ही मतलब किसी उसको, ये तो मतलब कि जो आप जैसे लोगों ने या कोई चैनल वालों ने या कोई मतलब सरकार के पक्ष ने या कोई भारत सरकार के मतलब कोई भी जो भी थे वो इस हिसाब से, लेकिन बहुत से जो मेरे इर्द गिर्द जिनके पेरेंट्स हैं बच्चों के वो उन्होंने गुहार लगाई है भारत एम्बेसी को भी, और मतलब कि इधर उधर जहां से भी उनको जैसा ही सपोर्ट मिली उन्होंने की है। लेकिन मैंने ऐसे कोई स्पेशल सपोर्ट नहीं की किसी को, कि वो अब मैंने तो बस अपने लेवल से तो एक टिकट जरूर करवा लिया था कि इसकी 2 तारीख को फ्लाइट थी, लेकिन 2 तारीख से पहले ही हमला हो चुका था। देखिए, हमारे साथ एक छात्र है जिसके अभी जो दोस्त हैं वहां फंसे हुए हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। देखिए, आपके जो दोस्त हैं अभी वहां फंसे हुए हैं, तो किस तरह की स्थिति है, आपकी बात हुई है उनसे? हाँ जी, अभी मैं फिलहाल अभी मेरे दोस्त से बात कर रहा था, वो कह रहा है कि कॉल नहीं हो पा रही उनको, जस्ट मैसेजों में इतना नेटवर्क नहीं है जी, नेटवर्क भी कम ही आ रहा है उधर। तो वो बोल रहे हैं कि हमें बहुत ज्यादा दिक्कत है कि हम मतलब ना तो कुछ खाने को, उनके पास ये नहीं कि पैसे नहीं है, पैसे भी हैं जी, बट रिस्क है जी, अगर वो बाहर लेने जाते हैं तो वहां पे मतलब डे नाइट का कर्फ्यू लग चुका है, और जो इन स्ट्रीट फाइट कर रही है जो उनकी आर्मी, तो उसमें बहुत रिस्क है। तो जो हमारे एजेंट वगैरह हैं, जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो भी हमारी मदद कर रहे हैं, बट वो किस हद तक मदद करें, आपको भी पता जी, वहाँ आपके हालात, उनके मतलब जो भी उनके हालात हो रहे हैं वहाँ पे जी, तो उनको बहुत ही ज्यादा समस्या आ रही हैं। अब वो उनसे मेरी बात हो रही है कि अब हम जो मतलब कि ये बोल रहे हैं कि इंडियन एम्बेसी वाले कुछ हद तक मदद कर रहे हैं जी, इंडियन गवर्नमेंट, तो जैसे वो बोल रहे हैं कि अब एक ट्रेन वगैरह चलाई है, कि वो अब मेरे साथ उनकी बात हुई, वो कह रहे हैं कि हम अपने रिस्क पर जा रहे हैं, कि हमें कोई भी आर्मी की सिक्योरिटी या कोई भी मतलब उधर की कोई सिक्योरिटी हैंडल नहीं कर रही है। भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन गंगा चलाया गया है वहाँ पर छात्रों को लाने के लिए। हाँ जी। तो कितना सफल मानते हैं सरकार के इस? देखो जी, अगर तो मैं जैसे कि मैं खारकीव शहर से ही हूँ, कि देखो मेन तो जी जो इनका वहाँ पे सेलिंग हो रही है ये खारकीव और कीव के बीच में ही हो रही है, या जैसे सुमी एरिया है या मारियोपोल, लगान्स और दुनास्का जी, ये पहले ही थोड़े ग्रस्त है, पीड़ाग्रस्त एरिया है। तो अब ये है कि भी अगर मेरे हिसाब से मैं देखा जाए तो जी ये जो सरकार की, मुझे तो लगता है कि ये 40% ही मतलब के सहायता हो पाएगी मतलब बच्चों की, कि क्योंकि उनके मतलब बम्बों में से जहाँ पे गोलियां चल रही हैं वहां से निकालना बहुत औखा है जी स्टूडेंट है वो। देखिए, वीडियो वायरल हो रही है कि जो इंडियन एम्बेसी है उनसे कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, वो कॉल नहीं उठा रहे हैं या उनके द्वारा मदद नहीं की जा रही है। इन दावों और जो वीडियो वायरल हो रहे हैं कितनी सच्चाई है? अब जी मैं आपको बताऊंगा कि एक मेरे ग्रुप की लड़की है, जैसे हमारे उधर ग्रुप होते हैं, तो वो उनकी फ्लाइट थी 24 को फ्लाइट थी जी, तो उनकी फ्लाइट कैंसिल होने के कारण वो कीव फंस चुके हैं। तो वो उन्होंने मतलब एम्बेसी के बाहर जब वो गए, एम्बेसी वालों से बात पहले तो बात हुई नहीं, तो फिर कुछ मतलब के लगा लो जी उन्होंने 20-22 घंटा वहां पे खड़ने के बाद एम्बेसी वालों ने उनकी सुनी, तो एम्बेसी वालों ने उनको एक स्कूल के बंकर में शिफ्ट कर दिया। और वो उनसे मेरी अब भी बात हो रही है कि उनको ना कुछ खाने को मिल रहा है जी, ना कुछ पीने को मिल रहा है। और अब सुबह सुबह मेरी उस लड़की से बात हुई है जी, वो बोल रही है कि मैं बॉर्डर से जस्ट 10 किलोमीटर हूँ, और हमें अभी भी हमें ये नहीं सिक्योर है कि हम मतलब कि मेक श्योर नहीं है वो कि अब जिंदा पहुंचेंगे वहां पे बॉर्डर तक के नहीं पहुंचेंगे जी। कितने किलोमीटर तक पैदल चलकर चलना पड़ रहा है छात्राओं या छात्रों को? देखो जी, पहले जैसे मतलब के जो तो है जी, जो अपने जैसे इवानो एरिया है, इवानो वाली साइड वाले तो छात्र वो चल रहे हैं जी, वो ये क्या है कि वो उधर साइड वाले थोड़े कुछ हद तक सिक्योर हैं जी, क्योंकि अभी उधर तक मतलब के रशियन जो आर्मी है उनका मतलब इतना ज्यादा उधर प्रहार नहीं हुआ। तो इधर खारकी वाली साइड है जी, जैसे ये छात्र कुछ 5-6 किलोमीटर शहर से बाहर आए थे जी, तो वो आर्मी द्वारा और पुलिस प्रशासन जो है जी उधर का, उन्होंने उनको वापस भेज दिया कि आप मत जाओ जी। देखिए, बिल्कुल ये वहाँ की आप बीती सुना रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं, ये तो यहाँ तक किसी तरह पहुंच चुके हैं, परंतु इनके जो अभी दोस्त हैं और इनके जानकार हैं अभी वहाँ फंसे हुए हैं जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष आपका। वीरेंद्र जी, आप जवाब देना चाह रहे हो इन बच्चों की बातों का? जी बोलिए। मैं केवल ये कहूंगा कि राय सिंह जी आती हूँ मैं आपके पास, राय सिंह जी आती हूँ मैं आपके पास। चौधरी जी कृपया हमें भी जी आपात स्थिति है जी, युद्ध है। जैसे इस छात्र के मुख से निकला कि चाहे एम्बेसी मान लीजिए
किसी शेलिंग वाले एरिया में फंसे अपने नागरिकों की मदद करना भी चाहे, पूरी ताकत झोंक दे, तब भी ऐसी जगह कई बार कोई फंसा हो सकता है कि वहां पहुंचना संभव नहीं है। हम हर संभव उपाय कर रहे हैं। लेकिन वो बच्चा कह रहा है 20 से 22 घंटे हम एम्बेसी के बाहर खड़े रहे। रुकिए, मैं फिर कह रहा हूं, सामान्य स्थिति में एम्बेसी में आप जाएंगे, तुरंत कोई ना कोई आपकी सुनेगा, लेकिन जब आपदा हो तो सबकी एकदम तुरंत सुन ली जाए, यह संभव नहीं है। उसके साथ क्या बना उसका जवाब देना मेरे लिए यहां बैठकर संभव नहीं है। मैं वहां नहीं हूं युद्ध के स्थान पर, लेकिन सरकार की तरफ से व्हाट्सएप, टेलीफोन नंबर, ट्विटर हैंडल, सारे मंच मोर्चे खोले गए हैं। सरकार के 4 मंत्री पड़ोसी देशों में पहुंच गए हैं मदद करने के लिए। वायु यानों के माध्यम से विद्यार्थियों को वापस लेने का सिलसिला चल पड़ा है। इस सारे में जवाब देना नकारात्मक बात करने का कोई स्कोप नहीं है। समय की थोड़ी कमी है। राय सिंह जी आपकी बात का जवाब देने, आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। राय सिंह जी बोलिए। राय सिंह जी बोलिए। चौधरी जी बिल्कुल ठीक कहा है। नकारात्मक सोच और नकारात्मक बात नहीं है। यहाँ पर एक समस्या है, युद्ध की स्थिति है, लेकिन जिस प्रकार की व्यवस्था और जिस प्रकार के प्रश्न, जिस प्रकार की सूचनाएं सोशल मीडिया से और आपके माध्यम से अभी सबको सुनने को मिली है, ये तय है कि सरकार जो है, जो वायदे कर रही है, जो बता रही है, वो नाकाफी है। ये फेल हो चुके हैं उस मामले में। दूसरी बात, हम फिर भी चाहते हैं, हम सब सरकार के साथ हैं, इन्हें ग्राउंड जीरो का नहीं पता। पड़ोसी देश में हमारे मंत्री पहुंचे हैं, कह रहे ग्राउंड जीरो पहुंच गए। अरे मेरे भाई, स्थिति वास्तविकता क्या है, सच्चाई सब जानते हैं। और रही बात विपक्ष की, चाहे सोनिया गांधी जी हो, तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पता है। फिर राजनीति नहीं करो यहाँ पे। चलिए रमेश जी फाइनल कमेंट दीजिए। रमेश जी आप फाइनल कमेंट दीजिए। पता है रमेश जी आप फाइनल कमेंट दीजिए, क्योंकि आपने भी सुना बच्चे को। इटली वालों को तो सब पता है। रमेश जी आप फाइनल कमेंट दीजिए। रमेश जी, वीरेंद्र जी आपकी बात का जवाब ले लिया है मैंने, राय सिंह जी से भी जवाब ले लिया है। रमेश जी आपके पास आ रही हूँ। फाइनल कमेंट दीजिए। रमेश जी आपने बच्चों को सुना, उन्होंने कहा कि भारतीय दूतावास की तरफ से सिर्फ 40% सहायता मिल पा रही है। ऐसे में कैसे भारतीय बच्चों को वापस लाया जाएगा? 40% मिली होगी, किसी को 110% भी मिली है। जो विद्यार्थी वीरेंद्र जी रुकिए, रमेश जी की बारी है, बोलने दीजिए। भारतीय सरकार ने अब अपना कार्य पूरी तेजी से कर दिया है, लेकिन हमने पिछले 2 या 3 दिन में ही 40% के आसपास, जैसा कि उस बच्चे ने बताया, 40% हमने विद्यार्थियों को वहां से इवैक्यूएट कर दिया है। आने वाले दिनों में इसी तरह से अगर ये काम होता रहेगा तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम 70-80-90% तक इस तक पहुंच जाएंगे। लेकिन मैं दोबारा अपनी बात को वही दोहराना चाहूंगा कि इस मिशन मोड में सरकार जो पिछले 2 दिन से दिख रही है, क्योंकि जो छात्र अपना पूरा जीवन जिन्होंने दांव पे लगा दिया है, जो वहां युद्ध की भीषण त्रासदी के अंदर वहां फंस गए हैं, उन बच्चों की जिंदगी भारत के लिए बहुत बड़ी चीज है। तो ये भारत सरकार ने जिस प्रकार से विचार मंत्रियों को लगाया है, ये कार्य अगर थोड़ा सा पहले शुरू हो जाता और इसी प्रकार से वो कार्य शुरू हो जाता तो आज भारत की स्थिति और बेहतर होती, क्योंकि अभिभावकों के लिए अपने बच्चे सबसे ऊपर है, भारत के लिए। चलिए मैं दीपचंद जी के पास भी आ रही हूँ, उनका फाइनल कमेंट ले लेती हूँ, समय की थोड़ी कमी है। जी दीपचंद जी, आपने भी सुना उस बच्चे मेरा तो यही एक दायित्व है, अभी इन बच्चों से एक सीख लेनी चाहिए कि हमें और क्या क्या प्रावधान या क्या क्या सुविधा या क्या क्या सहायता दे सकते हैं। जीरो ग्राउंड से ये बच्चे आए हैं और ये युद्ध की, क्योंकि वो बच्चे हैं, वो सैनिक नहीं है। मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, युद्ध की स्थिति से आए हैं वो बच्चे, कोई किसी राजकारण के कारणगत नहीं बोल रहे, वो अपने दिल की भावना को बोल रहे हैं। उनको हमने जो चीज देखी उन्होंने बयां की है, वो चीज उन्होंने बयां की, उन्होंने बताया कि क्या हुआ, तो उन्होंने वो बयां कर रहे हैं। तो उनसे हमने ये भी पूछना कि बेटा, और हम लोग जल्दी किस माध्यम से उनके पास पहुंच सकते हैं, ये हमने उनको पूछना चाहिए, सभी अभिभावकों से पूछना चाहिए और उनसे ये बोलना चाहिए कि शांति बनाए रखें। युद्ध की स्थिति में वो सैनिक नहीं है, वो बच्चे घबरा जाते हैं, क्योंकि जिसका अपना जाता है उसको ज्यादा पीड़ा होती है, हमें पता है। बोलना बहुत आसान रहता है हर आदमी के लिए, मगर फिर भी सबने मिलकर के इस संकट की घड़ी में देखना है। और ये हमारे लिए, मैं फिर बोल रहा हूँ कि हमारे लिए ये क्या सीख है, हिंदुस्तान के लिए क्या सीख है।
कल हमारे पास भी ऐसी नौबत आ सकती है। चलिए, तो ये हमने सबने मिलकर के सोचना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ इस खास प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। तो आज रूस और यूक्रेन के युद्ध का छठा दिन है और स्थितियां कंट्रोल में नहीं है। अब रूसी सेना जो है वो कीव की तरफ बढ़ चुकी है। भारत सरकार ने यह एडवाइजरी जारी कर दी है कि जितने भी भारतीय कीव में फंसे हुए हैं वो जल्द से जल्द उस शहर को छोड़ के सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाए। लेकिन स्थितियां अब भी भयावह बनी हुई हैं और कब इस युद्ध पर विराम लगता है ये एक फिर से सवालिया निशान बना हुआ है। तो फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।